नमस्कार दोस्तों। पिछले 1 डेढ़ महीने में जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन हुआ है और एक ब्लंडर या कहो डिजास्टर बीजेपी गवर्नमेंट और ख़ास तौर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो किया है, और उसके बाद जब हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल पूरी तरह फेल हो चुका है, और लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो प्रोपेगेंडा में काम कर रही है और लोगों को यकीन दिलाने की बार बार कोशिश कर रही है कि एक्चुअली में ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है और सभी आम जनता इससे बहुत खुश है। सिर्फ काले मनी, जो ब्लैक मनी वाले हैं वही इससे परेशान है और वही अपोज कर रहे हैं, तो एक तरीके से प्रोपेगेंडा ला रही है। आम जनता जिसके पास ब्लैक मनी नहीं थी वो चाह कर भी इसका अपोज नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे लोग उसे ब्लैक मनी होल्डर घोषित ना कर दें। और जिस तरीके से हर दूसरे दिन एक नया एक्सक्यूज़, नया बहाना और नई चीज़ लेकर आ रही है बीजेपी गवर्नमेंट, इससे पता लगता है कि ये जो प्लान था, योजना थी, वो कितनी बुरी तरह फेल हुई है। कभी ब्लैक मनी इससे रुकेगी, कभी टेररिज्म रुकेगा क्योंकि उनको अमाउंट नहीं जाएगा, कभी डिजिटल इंडिया की तरफ ले जा रहे हैं, कभी कैशलेस। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक डिज़ास्टर है और उस पर कोई जिम्मेवारी लेने को राजी नहीं हो रहा बीजेपी की तरफ से। उनके जितने भी भाषण हैं वो सिर्फ जुमले हैं, वो स्टैटिस्टिक्स की तरफ नहीं आएंगे। जो नंबर्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के पास, आरबीआई और जो आई जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं या फिर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं, अगर उनके नंबर्स के साथ चले तो कोई भी बीजेपी मिनिस्टर आपको खुल के नंबर नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी मैं आपका ध्यान कुछ चीज़ों पे लाना ज़रूर चाहूँगा जो कि हमें आम हिंदुस्तानी के तौर पे पता होनी चाहिए। उसमें प्रोज एंड कॉन्स हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी का जो सबसे मेन मुद्दा था ब्लैक मनी, तो अगर हम आज से पिछले 50-60 साल का देखा जाए, जो पास्ट रैकेड है उसके हिसाब से जो टोटल ब्लैक मनी कैश के रूप में अवेलेबल था वो 3.5% से 6 से 7% के बीच में ही हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कैश मनी है वो सर्कुलेशन में है। और ब्लैक मनी को टिकाने लगाने के लिए गोल्ड, रियल स्टेट और डिफरेंट मीडियम से लोगों ने उसको लगाया हुआ है। जो ब्लैक मनी है, ज़मीन जायदाद बनाई है, सोना चांदी खरीदा है। और सिर्फ अगर आप कैश की बात करें तो वो मैक्सिमम 6 से 7% ही ब्लैक मनी था। लेकिन आप सोने पे, आप जो रियल स्टेट पे है उस पर भी ऐसा कोई नियम नहीं आया कि जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके। सिर्फ ब्लैक मनी अगर सोचा जाए नोटबंदी से बंद हो जाएगी तो वेरी डिफ़िकल्ट है। नंबर 2, इनका कहना था कि इससे नकली नोटों पे काफ़ी जो है कंट्रोल होगा। तो जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे और गवर्नमेंट के खुद के डेटा के हिसाब से, उसमें ये बताया गया है कि ओवरऑल जितने भी नोट्स जो हैं वो सर्कुलेशन में हैं, उसका 0.002% जो है वो नकली नोटों में है। तो अगर उसको हम दूसरे तरीके से देखें तो 10 लाख नोटों के बाद 10 लाख नोटों में सिर्फ 250 नोट नकली हैं। तो अगर इस नंबर को आप देखें तो 10 लाख पे 250 बहुत ही छोटा नंबर है। इंस्टेड ऑफ कि आप 86% जो अमाउंट था 500 और 1000 रुपये के नोट उसको बैन करने के, आप उस 0.002% नकली नोटों को पकड़ने के लिए कुछ नए नोट्स लाते जिसमें मोर सिक्योरिटी फीचर होता और धीरे धीरे उसे रिप्लेस करते। तो उसमें आपने क्या किया कि 0.002% पकड़ने के लिए आपने 86% इलीगल कर दिए। इसके बाद हम आते हैं बैंक कवरेज पे। अगर आप बैंक कवरेज की बात करें तो ओवरऑल जो है आप ये बताना चाहिए गवर्नमेंट को, ये नंबर देना चाहिए कि कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड हैं या किनके खाते हैं। जो गवर्नमेंट डेटा है उसके हिसाब से एवरी 5 इंडियंस में से सिर्फ एक बंदे के पास बैंक का खाता है। और ये अगर गांव में जाओ, देहात में जाओ तो और भी ज़्यादा कम है। और अगर देखा जाए तो बैंक जो है 10 लाख पे एक बैंक है, 10 लाख पॉपुलेशन पे एक बैंक है। तो अब उसको भी कंसीडर कीजिए कि असली विलेजेस में इसके कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर आते हैं हम अर्थव्यवस्था, इनफॉर्मल सेक्टर पे। तो जहां बताया जाता है कि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो मोस्टली जो है वो कैश मार्केट पे डिपेंड करती है, जो कि सर्विस में नहीं है। जो एग्रीकल्चरल है या फिर हम कहें आम जनता जो मजदूरी में है उसमें जो जनता काम कर रही है। इनफॉर्मल जो इकोनॉमी इंडिया की है वो 45% ऑफ द टोटल जीडीपी
सपोर्ट करती है। उसमें अगर आपने ये जो बंद कर दिए हैं नोट, जिससे ये पूरी तरह ठप हो चुकी है और लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो उस पर भी गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए कि इसकी वजह से कितने लोग बेरोजगार हुए हैं और क्या चल रहा है। जो इंडिया में कहते हैं 21,000 मंडियां हैं जहाँ पर आड़ती काम करते हैं, 21,000 इनफॉर्मल हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन आड़ती काम करते हैं और उसमें पैसा लगाया जाता है। तो उन पे जितना लॉस हुआ है उस पर भी आप बताएं, और अगर उनको कंट्रोल करना है तो कोई आप प्रॉपर पॉलिसी लाइए और उसको पूरा सेग्रीगेट करके उसको मेन सेगमेंट में जोड़िए। आज की डेट में लाखों लोग जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से। इसके बाद हम आ जाते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी। तो हम इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। जब मैं कह रहा हूँ कि एक बंदे के पास, 5 में से एक बंदे के पास अगर बैंक अकाउंट है, तो आप अगर उसी रेशियो से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20% लोगों के पास ही जो है स्मार्टफोन है या फ़ोन है। तो उसमें अगर आप उम्मीद करेंगे कि 60 साल में या 65 साल में गवर्नमेंट किसी की भी हो, अगर बैंक अकाउंट्स नहीं है तो इतनी जल्दी स्मार्टफोन लेकर कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ जाए, तो ये बेहद बेवकूफ़ी भरी सरकार है और बेवकूफ़ों से भरी हुई सरकार है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे। अब ब्लैक मनी को कंट्रोल करना चाहते हैं। 80% जो डोनेशंस हैं जो इन पार्टीज़ को जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो अननोन सोर्सेज से है। आप उसको अभी तक आरटीआई में नहीं ला रहे। 20,000 रुपये से ऊपर के डोनेशन पे आप लीगली एंटाइटल नहीं है कि आप उसको डिक्लेयर भी करें। तो 80% जो है आप बताइए अननोन सोर्सेज हैं। 2013 से लेकर 2016 तक 977 करोड़ रुपए बीजेपी को अननोन सोर्सेज से डोनेशन हुआ है, ऑलमोस्ट 800 करोड़ कांग्रेस को हुआ है। तो यही ब्लैक मनी की जड़ है। आपको बताना चाहिए कि ये ब्लैक मनी कहाँ से आ रहा है, किन्होंने दिया है, इनका टैक्स रिकॉर्ड क्या है और किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया है। इस सब के बाद हम अगर बात करें तो डेबिट कार्ड यूसेज, जो 95% लोग हैं जिनके पास एक्चुअल में डेबिट कार्ड है, और उनमें से भी 95% जो लोग हैं एटीएम और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मनी विड्रॉ के लिए करते हैं अपनी बैंक से, और स्वाइप करके मार्केट से शॉपिंग नहीं करते। तो उसके बारे में अगर आप चाहें तो आप इसके बारे में आरबीआई से भी रिपोर्ट ले सकते हैं। और 5% जो लोग डेबिट वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो भी ज़्यादातर मेट्रोज़ में है। आम जनता जो हिंदुस्तान में बस रही है उनके पास ऐसे स्टोर नहीं है। आप किराने की दुकान पे जाएं, आप एक आरती से कुछ खरीदने जाएं या किसी ठेले से खरीदने जाएं, उनके पास जो है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नहीं है जहाँ पर आप कार्ड स्वाइप करें और पीओएस सिस्टम का इस्तेमाल करके आप ट्रांजैक्शन कर सकें। मोबाइल वॉलेट्स की बात कर रहे हैं, जो पेटीएम और ये जियो बैंक और ये सब आ रहे हैं, इनके बारे में अगर बात करना चाहें तो ये इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है। आप देखिए कितने लोगों के पास बैंक खाते हैं, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, कितना इंडिया डिजिटल हो चुका है। अगर उन सबको आप कैटेगराइज करके सोचेंगे तो आप समझ जाइए कि कितने लोग मोबाइल वॉलेट्स यूज़ कर सकते हैं। इन सब के बाद जो सबसे बड़ा फ्लॉ हमें लगा है और मुझे लगा है कि 40% बैंक्स जो इंडिया में हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और डीमोनेटाइजेशन के बाद जो एक्सचेंज होनी थी मनी, वो इन्होंने स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक्स को बैन किया था कि वो मनी चेंज नहीं कर सकते, वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। 80% जो फार्मर है इंडिया का वो डायरेक्टली कोऑपरेटिव बैंक के साथ डील करता है। उन्हें उनकी खाद और जो सिंचाई के बीज उन सब का लोन कोऑपरेटिव बैंक से मिलता है। तो ये सोचने वाला क्वेश्चन है, और बड़ी दूर तक ये सोचना चाह रहा हूँ कि स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक करके क्या ये फार्मर्स को हिट नहीं किया जा रहा। तो उन्हीं पे सबसे ज़्यादा लात मारी गई है। करेंसी प्रिंटिंग की जहाँ तक बात है कि जो अभी तक कैपेसिटी है इंडिया में नोट छापने की, अगर वो 3 शिफ्ट भी पर डे की लगाएं तो 14.7 लाख करोड़ रुपए छापने के लिए कम से कम उन्हें 1 से 1.5 साल लगेगा, वो भी अगर फुल फ्लैश्ड 3 शिफ्टों में वो प्रेस करें। 50 दिन मंत्री साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने मुंह खोलकर बोल दिया है। ऑलमोस्ट 35 दिन हो गए हैं, 15 दिन और हैं, और सबके सामने होगा कि आगे होने वाले टाइम में क्या होने वाला है। इन सब के बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो है जीडीपी लॉस का। जो जीडीपी जो है वो बेसिकली इकोनॉमी बताती है कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। जब मार्केट में पैसा ही नहीं है, जब मार्केट में लोग शॉपिंग ही नहीं कर सकते, तो जीडीपी तो ऑब्वियसली डाउन जाएगी।
एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि 2 से 4% तक जाएगा, और ये मिनिमम है, मैक्सिमम ज़्यादा भी जा सकता है, और ये अप टू 5.5 भी जा सकता है। तो अगर 5.5% जीडीपी देखी जाए तो वो ऑलमोस्ट 4.7 लाख करोड़ रुपए बनती है, जो कि इतना नकली नोट या ब्लैक मनी इंडिया में नहीं था। तो इन 50 दिनों में अगर इतनी गिर सकती है तो आप ओवरऑल आपको बेनिफिट क्या हो रहा है और आप कितना लॉस में जा रहे हो। इन सब के बाद अगर हम लास्ट चीज सोचें, जो प्रिंटिंग का कॉस्ट है, जो नोट छापने का कॉस्ट है, वो भी ऑलमोस्ट बता रहे हैं कि 1.2 लाख करोड़ रुपए होगा 14.7 लाख करोड़ छापने के लिए, जिसमें आप मैनुअल लेबर कॉस्ट लगाइए, उन पे प्रिंटिंग मटेरियल लगाइए, और जितने दिन लगेंगे उनकी सैलरीज लगाइए, तो ये ऑलमोस्ट 1.28 सवा लाख करोड़ रुपए वहाँ पर है। तो ये भी नेगेटिव है। तो आप देखिए कि ओवरऑल मोदी सरकार ने अपने एक भाषण के चक्कर में इतना लॉस इंडिया को 4.7 लाख करोड़ की जीडीपी लॉस, ऑलमोस्ट ये नंबर्स जो हैं ये बीजेपी नहीं बताएगी आपको, और जो मार्केट में जो उथल पुथल मची है उन सब के बावजूद वर्ल्ड में जो इकोनॉमी है उसमें इंडिया का क्या इम्पैक्ट रहेगा आप सब सोचिए। और ये सवाल हैं, ये हर भक्त को, हर इंडियन को गवर्नमेंट से ओपनली पूछने चाहिए। इसमें आप वोट देते हैं, आप टैक्स भी दे रहे हैं, और जहाँ तक टैक्स की बात है, रिसेंटली जयललिता जी जो हैं वो एक्सपायर हो गई हैं, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट 470 लोग उनकी याद में या शौक से वो भी मर गए हैं तमिलनाडु में। तो गवर्नमेंट उन्हें 3 लाख रुपए पर हेड दे रही है, ये पैसा भी हमारे इनकम टैक्स से जा रहा है। भाई अगर कोई मर रहा है बहुत दुख की बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट सेंट्रल मनी में से, सेंट्रल पूल में से आप इनको पैसा बांटते फिरिए, उसको आप रोड्स पे बनाइए, आप स्कूल खोलिए, आप मेडिकल सुविधाएं दीजिए, आप बुजुर्गों को पेंशन दीजिए। सो प्लीज़ आप इन चीज़ों का क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए। आने वाले इलेक्शंस में भेड़ बकरी की तरह वोट मत कीजिए, शराब पीकर वोट मत कीजिए, अपना दिमाग लगाइए और डोंट बी ए भक्त। ओके, थैंक यू।